हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिहार क्लास 10 हिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, जहां हम लोग शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जिसके ऑप्शंस है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। उत्तर होगा यूरोप। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शंस होंगे हैब्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्वो वंश, जार शाही। उत्तर होगा बुर्वो वंश। प्रश्न नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शंस होंगे लाल सेना, कर्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। उत्तर होगा कर्बोनरी। प्रश्न 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शंस है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रशा। उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शंस है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शंस है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। जिसका उत्तर है नाविक। प्रश्न नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस है लुई 8वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, विस्मार्क। जिसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 8, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शंस है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। उत्तर होगा व्यापारियों की। प्रश्न 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शंस है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वॉन। उत्तर होगा बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शंस है 1864, 1866, 1870, 1871। उत्तर होगा 1871। प्रश्न नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शंस है जर्मनी, यूनान, टर्की, इंग्लैंड। उत्तर होगा यूनान। प्रश्न नंबर 12, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शंस है तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। जिसका उत्तर है टर्की। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? जिसका उत्तर है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे। इसमें मुख्य कारण थे मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव, समाजवाद का प्रसार, गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध, लुई फिलिप की नीतियों का विरोध, बेरोजगारी और आर्थिक संकट, मजदूर एवं असंतुष्टि, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। इन कारणों ने मिलकर फ्रांस में जनविद्रोह को जन्म दिया, जिसमें 1848 की क्रांति हुई। प्रश्न नंबर 2 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? जिसका उत्तर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका विरोधात्मक थी। ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हुई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। इसके बावजूद इटली में जनजागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विरोध को ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबाया, लेकिन यह विद्रोह आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण का आधार बना। प्रश्न नंबर 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उसने इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेरारा, बोलोना और मोडेना को मिलकर एक छोटे गणराज्य की स्थापना की, जिसे ट्रांसपर्नी का गणतंत्र कहा गया। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ।
नेपोलियन ने सुधारों और प्रशासनिक संरचनाओं ने यूरोप में आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी, जिससे आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलनों में प्रोत्साहन मिला। प्रश्न नंबर 4 है, गैरिबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर है, गैरिबल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। 1860 में इस सेना की सहायता से नेपल्स के राजा को पराजित किया और सिसिली पर विजय प्राप्त की। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबल्डी का समर्थन करने लगी। गैरिबल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में संस्था संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप कर कब्जा कर लिया और अपने जीते हुए इलाके को विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया, जिससे संयुक्त इटली का निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? उत्तर, विलियम प्रथम ने 1830 में प्रशा के शासक के रूप में पदभार संभाला। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने विलियम प्रथम के समर्थन और उसकी सैन्य शक्ति का उपयोग करके जर्मन राज्य को एकजुट किया। विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क का यह कार्य असंभव था। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबल्डी के योगदानों को बताएं। जिसका उत्तर है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एकीकृत करना और विदेशी प्रभाव से मुक्त करना था। वह युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना भरने में सफल रहा, जिससे यंग इटली के सदस्य तेजी से बढ़े। काबूल ने राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके अपनाए। वह सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बने और इटली के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने के लिए यूरोपीय शक्तियों से समझौते किए। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और उत्तरी इटली के राज्यों को एकीकृत किया। गैरिबल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सैन्य दल का गठन किया और दक्षिण इटली में नेपल्स के राजा को पराजित कर सिसिली और नेपल्स को एकीकृत किया। उन्होंने अपने विजित क्षेत्रों को विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया, जिससे इटली का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर इमैनुएल को इटली का राजा घोषित किया गया। अब बारी है प्रश्न नंबर 2 की। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जिसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1848 की क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के बजाय शासकों द्वारा ही हो सकता था। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एकीकृत करने का संकल्प लिया। उन्होंने रक्त और लौह नीति अपनाई और जर्मनी के विभिन्न राज्यों को सैन्य बल के माध्यम से एकीकृत किया। बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़े। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका और 1871 में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क की नीतियों और नेतृत्व के कारण जर्मनी एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बन सका। अब बारी है प्रश्न नंबर 3 की। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर, राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण और प्रभाव थे। पूर्ण जागरण के कारण कला, साहित्य और विज्ञान में जागरूकता बढ़ी, जिससे लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया और राष्ट्रवाद की भावना पनपी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने राजनीतिक शक्ति को अभिजात्य वर्ग से हटाकर आम जनता के हाथ में दिया, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नेपोलियन के आक्रमणों ने जर्मनी और इटली के राज्यों को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ देशभक्तिपूर्ण विरोध भी बढ़ा।
1814 से लेकर 15 में वियना कांग्रेस ने नेपोलियन की विजय के बाद यूरोप में पुरानी व्यवस्था को पूर्ण स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का विरोध हुआ। इन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने विभिन्न राष्ट्रों के एकीकरण और स्वतंत्रता आंदोलनों को जन्म दिया। अब बारी है प्रश्न नंबर 4 की। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। उत्तर है जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में चार्ल्स दशम के निरंकुश शासन के खिलाफ हुई। चार्ल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र के मार्ग में कई बाधाएं खड़ी की और अपने निरंकुश विचारों को लागू करने के लिए पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पॉलिग्नेक के कार्यों से उदारवादी और आम जनता असंतुष्ट हो गई। 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स ने 4 उद्देश्य जारी किए, जिससे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। 28 जुलाई से फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया और चार्ल्स दशम को फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश का अंत हुआ और लुई फिलिप को फ्रांस का राजा घोषित किया गया। इस क्रांति ने फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना को मजबूती दी। प्रश्न नंबर 5 है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था और वहां स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। यूरोप के नागरिकों ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। रूस ने भी यूनानी स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता की और फ्रांस ने भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी ली। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और 1829 में एड्रियानोपल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्तता मिली। 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और बेवेरिया के शासक ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ।